कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के पाठ 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का अध्ययन करेंगे। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वे सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। बिरसा ने क्या ऐलान किया कि मुझे भगवान ने आपकी रक्षा करने और बाहरी लोग अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। क्या बिरसा को क्या मानने लगे? वे भगवान। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। लोगों को विश्वास था कि वह उनकी समस्याओं कठिनाइयों को दूर कर देगा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटे नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। अंग्रेजों के अत्याचार से यह परेशान थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। चित्र देखिए। उड़ीसा की डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। देखिए चित्र को। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। कौन सी खेती करते थे? झूम खेती। झूम खेती गुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरूच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। पहले भी बताया गया है कि इस झूम खेती को घुमंतु अर्थात घूमकर, एक जगह न करके घूमकर खेती की जाना, मतलब एक जगह खेती करने के बाद में दूसरे स्थान पर चले जाना, इसलिए इसे पहले बताया गया है घूम खेतु। जब एक बार फसल तैयार हो जाती है तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते हैं। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी, अर्थात उस जगह को वह छोड़ देते थे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोकोटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इसी समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे।
क्या करते थे, झुंड बनाकर वे निकलते थे। टोलियाँ था, झुंड बनाकर वे निकल रहे शिकार के लिए। जो भी उन्हें मिलता वे आपस में बराबर हिस्से में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और मुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठी हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड के समुदाय लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती व वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे और कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जिसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। बेगा क्या मान रहे हैं? खुद को जंगल की संतान, कि हम तो जंगल की संतान है जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। हमें जीना है तो जंगल में जो भी पैदा होगा उसी के आधार पर हम जिंदा रहेंगे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। चित्र देखिए। डोंगरिया कंद के कबीले की औरतें पंडोनों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से पतले बनाई जाएगी। पतले जानते हैं ना, पाताल होती है, पतले वो बनाई जाएगी। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वैरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समयक्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता था। वे लिखते हैं, खेत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागों और इमली और मशरूम आदि का फल बीनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या मुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। किसको माना जा रहा था? बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे। सबका अलग अलग कार्य बता रहे हैं। आदमी शिकार पर जा रहा है तो औरतें क्या कर रही है? ईंधन को बीन रही है। लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। अपने गांव से दूर नहीं जाते थे, अपने गांव में ही करते थे ऐसा काम। जेठ में बुआई होती थी। जेठ के महीने में क्या हो रही है? बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुंवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। ये चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे।
तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। वेरियल एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोट्स, वेरियल एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। इसमें देखिए चित्र, ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की, बिहार 1946। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। मूल निवासियों क्या माना जा रहा है? वंशज, जिन्हें सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अन्याय होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घूमतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। क्या? जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना ही और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन व वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। चित्र को देखिए। पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी, दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। झूम मतलब जो घूमकर खेती करते थे, तो अंग्रेजों की इस कोशिश कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे। उन्होंने परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। वो अपनी जो परंपरागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो जीवन जी रहे थे, उसी तरह से हमें जीने दिया जाए।
व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और अंग्रेजों को झूम काश्तकारों की बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घूमतू खेती की छूट दे दी गई। उन्हें घूमतू खेती की छूट दे दी गई।